स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा, जबकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हमें पर्पस देखना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि कंपनी विल, मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा कि हम रियल एस्टेट का काम करेंगे, तो मैंने रियल एस्टेट का काम करना शुरू किया और साथ में फाइनेंसिंग का भी काम शुरू कर दिया। अब फाइनेंसिंग क्या रियल एस्टेट है? नो, बट बिकॉज इट इज इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू रियल एस्टेट, क्योंकि जो भी रियल एस्टेट खरीदेगा उसको पैसे चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होते हैं, हर बार वो बैंकों के पास जाता है, बैंक देने से मना कर देते हैं, हम कहते हैं हम अपनी फाइनेंसिंग शुरू कर लेते हैं, यार छोड़ो, पर बैंकों के मुंह देखने पड़ते हैं, कई बार बैंक देता नहीं देता, आया हुआ कस्टमर हमारे हाथ से चला जाता है, हमने अपना फाइनेंसिंग का काम शुरू कर लिया। अब फाइनेंसिंग हमारा काम नहीं था, लेकिन हमने बोला रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करो, एंसिलरी और इंसिडेंटल में हम ये कर सकते हैं, होता ही है, होता ही है। एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू मेन ऑब्जेक्ट यू कैन डू, वो तो हमने लिखा ही होगा ना, ये बात तो लिखी होगी ना एंसिलरी के अंदर। एंड एनी अदर बिजनेस विच इज एंसिलरी एंड इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट, अब एनी अदर में सारे कवर हो गए, तो हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करनी पड़ी, रीजनेबल माने उससे काम चल गया, व्हाट इज द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द पर्पस हमने उसकी इंटरप्रिटेशन करी, तो इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई दोनों डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, रियल एस्टेट के लिए, हाँ, नॉन रियल एस्टेट के लिए ब्रांच नहीं कर सकते, ये भी बात है। आगे बढ़ा, अच्छा आप मुझे बताओ, एमओए की ऑल्टरेशन इजी है या एओए की ऑल्टरेशन इजी है? एओए की ऑल्टरेशन इजी है, सिर्फ क्या करना है, बोलते नहीं है, खाली ऐसा बात करना है, काम करता हूं। जबकि एमओए, याद करो जब हमने नेम चेंज किया था, जब हम प्राइवेट से पब्लिक हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने गए थे, जब हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करे थे, याद करो, तभी हमने अलग अलग अप्रूवल्स दी। जब हमने स्टेट चेंज करी थी, वन स्टेट से अनदर स्टेट, जब जिसमें एमओए चेंज होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर को छोड़ा ही नहीं। जब हमने अपना क्या नाम है, मतलब आप कितने सारे क्लॉजेस देख लो, उन सारे क्लॉजेस के अंदर जब हमने चेंजेस किए, तो सिर्फ एसआर से काम नहीं बन गया, अदर प्रोसीजर्स एज वेल वो भी कंप्लाई करने पड़े। लेकिन एओए की ऑल्टरेशन बड़ी इजी है, यू जस्ट नीड टू पास अप एंड दैट्स इट, एओए चेंज हो गया। तो इसकी ऑल्टरेशन मुश्किल है, एमओए की ऑल्टरेशन इज जब मैं बोलता हूँ ना डिफिकल्ट, तो मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, है ना, एओए की कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। अरे गिर गए तुम, ओ भैया गिर गए गिर गए, हाँ उठो, उठ के बैठो पीछे, ये क्या हो गया, बैग हटाओ। अभी तो सुबह 9 बजे है, तो तुम ऐसे बैगों के सहारे ले लेके बैठ रहे हो, हाँ। मैं देखो बुढ़ा आदमी, चेयर पे स्ट्रेट होके बैठा हूँ सीधा, हाँ, तुमसे तो बुढ़ा ही हूँ, और तुम सब जवान ऐसे गिर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, पता नहीं क्या, जैसे वेरी सैड एंड वेरी बैड। पढ़ाने वाले का ना उत्साह खत्म हो जाता है, उसकी भी एक मोटिवेशन होती है ना, टीचर बैठा हुआ है, आप सोचो सारे ऐसे लेट के पढ़ रहे हो, क्यों ऐसे नहीं, एक्टिव बैठे, उसकी ऑल्टरेशन इजी होनी चाहिए ना, क्योंकि उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अब उसमें नहीं है तो फिर या तो उसको चेंज करो या उसको एज इट इज फॉलो करो,
तो उसका चेंज इजी कर रख दो ना, उसकी इंटरप्रिटेशन भी डिफिकल्ट कर दी, उसकी ऑल्टरेशन भी डिफिकल्ट कर दी, बेटर ऑफ डिफिकल्ट को लेके ये काम ही नहीं कर पाओगे कुछ। समझ रहे हो इस बात को? अब चीजें चेंज भी तो हो रही है। जैसे अभी तक क्लासेस आपकी ऐसी होती थी आके, फिर कोविड आया, फिर ऑनलाइन होने लगी, प्रैक्टिस चेंज भी तो होती है। नहीं, जब जमाना बदलता है प्रैक्टिस भी बदल जाती है। पहले शादियों में ऐसे नीचे बिठा के पत्तल देते थे, ऐसे लंगर खिलाते थे। अभी तुम जाओ किसी की शादी में, पहले तो तुम आप घाघरा पहन के तुम बैठ ही नहीं सकते नीचे जमीन पे। जेंट्स भी जो कोट पैंट जितनी टाइट फिटिंग के सिलवाते हैं, यू कैन नॉट सिट ऑन द फ्लोर एनी हाउ। कोई नहीं बैठना, लड़कियां बैठ सकती हैं ना लड़के बैठ सकते। वो पीछे भी वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, शादी में फेरे होने लगे, सारे खड़े, पंडित जी बोल रहे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठे कैसे? बैठने का तो चांस ही नहीं है, दूल्हे से भी नहीं बैठा जा रहा। वो कभी पैर ऐसे कर रहा है, कभी पैर ऐसे कर रहा है, पंडित जी उसको डांट रहे हैं लिटरली कि जजमान सीधे होके बैठो। तो कुर्ता इतना तंग सिलवा लिया और बैठा ही नहीं यार। कोई हैरत की बात नहीं है, अब फेरे भी चेयर पे बैठ के होंगे आराम से। चेयर रखवाई जाएंगी तो प्रैक्टिस चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली। आइए जी, अब हम बात करते हैं, डिफरेंस कर लोगे, डिफरेंस बिटवीन एमओए। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो? डिफरेंस कर लेते सर, हम ही कर लेंगे सब कुछ, फिर आपका क्या काम है? डिफरेंस बिटवीन मैंने 2019 में I joined a association that was a pipe manufacturing association। स्टील के पाइप्स बनाते हैं बड़े बड़े लार्ज टायर। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मुझे कुछ नहीं पता था उस कंपनी के बारे में। दे आस्क्ड मी कि सर एक ना स्टील पॉलिसी है हमारी, वो पढ़ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने किसी को बोल के प्रिंट आउट निकलवा लिया, रीडिंग दैट। तो नेक्स्ट डे मेरा सीनियर मुझे कहता है कि वो आपको भी हम सिखाएंगे, आप पहले स्टील पॉलिसी पढ़ लो। मैं कहा मैंने पढ़ ली कल। आज तो आपने कल बोला था, कल पढ़ ली। तो वो हंसा, वो कहता मेरे को 18 साल हो गए, मैंने नहीं अभी तक पढ़ी, और तू कल ही आया, कल ही पढ़ ली। आई डोंट एग्री, मैं नहीं मानता। मैंने कहा फिर इसका मानने का एक ही तरीका है, यू आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम द स्टील पॉलिसी। तो उस बेचारे को एक क्लॉज पता था कि चलो बताओ डीवीए क्या है। मैंने अपना रजिस्टर निकाला, सर एक बार मुझे भी दिखाओ। मैंने कहा सर डीवीए आपका 35% है, फलाने का 50% है, फलाने का ये है। वो कहता है यार वेरी गुड, ये जरा एक बार मुझे भी दिखाओ। देखे तो मैंने स्टील पॉलिसी के नोट्स बना लिए थे पूरे, जैसे आपको नोट्स बना रहा हूँ, मैंने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो बड़ा इंप्रेस हुआ, नोट्स उसमें पढ़े। फिर थोड़ी देर लंच के बाद मुझे मिला तो कहने लगा अकेले में कि ये वो नोट्स जो बनाए थे वो मुझे मिल सकते हैं? ले लो तो सब, क्या क्या है उसके।
तो वो नोट्स ले लिए। तो मैं कल परसों गया तो कहने लगा कि वो नोट्स अभी भी मेरे पास पड़े हैं। उसने ड्रॉर निकाल खोला और वो नोट्स 2019 में बना के दिए थे उसको मैंने। अभी क्या चल रहा है 2023। वो कहता है कि नोट्स मैंने अपने ड्रॉर में हैंडी रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे को जब भी स्टील पॉलिश पढ़नी होती है मैं वो नहीं उठाता हूँ। उससे बड़ी मुझे डर लगता है वो देख के। ये निकालता हूँ अब मैं रंग बिरंगे नोट्स, और हंस के कहने लगा कि ये नोट्स बड़ी जगह सर्कुलेट हो चुके हैं। अहमदाबाद जा चुके हैं, मुंबई जा चुके हैं, पुणे जा चुके हैं, फलानी जगह जा चुके हैं, कलकत्ता जा चुके हैं। जहां जहां पे हमारे प्लांट्स हैं ये नोट हर जगह सर्कुलेट हो चुके हैं, और वो लोग आगे 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 सर्कुलेट कर रहे हैं। ये नोट्स फैल रहे हैं ऐसे ऐसे करके। मतलब कहने का आपको अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं, जो जैसे आपकी किताब में भी लिखी हुई है सारी बातें, सर हम फिर क्यों लिख रहे हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं इसको, बार बार क्यों लिख रहे हैं? हम इसको अपनी ईज के लिए लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी, इसको पढ़ना इजी हो जाएगा। स्टडी मटेरियल को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, ये नोट्स को पढ़ना इजी हो जाएगा। इससे चीजें जल्दी समझ में आने लगेंगी। तो आप भी कोशिश करें। जब मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बोले बनाने के लिए, मुझे पता एक उस लड़की ने मुझे एक बार दिखाए थे बस वंस कि सर मैंने ऐसे बनाए शॉर्ट नोट्स। उसके बाद मुझे कोई नहीं आया शॉर्ट नोट्स दिखाने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने इतने इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। जब आप पेपर में पढ़ने के लिए जाओगे ना, मैं आपको बड़ी हैरानी की आपको बात बताता हूँ। जब मैं एमकॉम कर रहा था, आपको पता है आपका सीएस के साथ एक टाई अप है एमकॉम का। सिर्फ 4 पेपर दो और एमकॉम कर लो इग्नू से, पता है आपको? बंद हो गया कब? जब अच्छा हटा दिया उन्होंने, वो उन्होंने बीकॉम का हटाया है, एमकॉम अभी भी है, क्योंकि एमकॉम में तो एग्जीक्यूटिव के मार्क्स लगते हैं। तो वो आप सही बोल रहे हो, वो उन्होंने बीकॉम वाला हटाया है, एमओयू भी है उसका, कि आप सीएस करने के बाद सिर्फ 4 पेपर दो इग्नू के और आप पास हो जाओगे। तो मैंने किताब आती है ना, पीली किताब, आप देखना इग्नू से ना येलो कलर्स की 4 पतली पतली किताबें आती हैं। तो मैंने उन्हीं किताबों में अंडरलाइन करके ना मार्क कर करके मैंने नोट्स बना लिए उन्हीं किताबों। और कब? पेपर से 2 दिन पहले, 2 days बिफोर पेपर। मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने में, तो मैंने छुट्टी ले ली। मैंने कहा यार मेरे पेपर है, मेरे को 2 दिन तो दो यार एटलीस्ट। 2 दिन में मैंने वो सारी पीली किताब पढ़ के खत्म करके नोट्स बना के मैंने अपने पेपर क्लियर कर लिए। और वो पीली किताब अभी तक ट्रैवल कर रही है। फिर मेरी फ्रेंड आई गरिमा, शी सेड कि मैंने भी दिया एमकॉम, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे। मैंने कहा यार मैंने तो उससे से पढ़ा था, तू ये ले ले किताब मेरी। उसने मेरी ले लिया। मैंने कहा यार वो वापस कर देना, मेरे को किताबें रखने का बड़ा शौक है, मैंने लाइब्रेरी बनाई हुई घर पे। तो मेरे पास सीएस की अभी तक किताब पड़ी हुई है जो पुरानी, हालांकि अब लॉ भी चेंज हो गया सब कुछ, लेकिन मेरे को किताबें रखने का बड़ा शौक। मैंने लाइब्रेरी बनाई है घर में, बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा यार वो मेरी किताबें वापस कर दो। वो कहती है यार वो किताबें मैंने तो पेपर देने के बाद मेरी एक फ्रेंड उसको दे दी। मैं कहा यार उससे मांग वापस, उसने आगे दे दी। वो कहती उसने आगे दे दी, वो किताबें कहाँ चली गई पता ही नहीं। ऐसे ही काम हुआ एलएलबी के साथ। एलएलबी के हमें वो मिलती होती थी मानसी, उसके मैंने नोट्स बनाए हुए थे हाथ से। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चंस के मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए थे कि अब आप मेन पॉइंट्स अगर आप पढ़कर चले जाओ, शॉर्ट नोट्स। मतलब इतनी मोटी किताब के मैंने, आप ये मान के चलो 40-50 पन्ने में नोट्स बना दिए थे सारे, इतनी मोटी किताब। वो नोट्स आज तक मुझे मिले नहीं, कहाँ गए। ये नोट्स इतने कारगर है, मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, बनाने बड़े मुश्किल है, बनाने में मेहनत लगती, जान लग जाती है। लेकिन एक बार बन जाए ना, आई एम टेलिंग यू, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बनाते, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बनाते बनाते ही चीजें याद हो जाती। इसको बनाने के बाद बस खत्म।
इसको इसको बैठ के याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसको बनाने के प्रोसेस में ही जब आप 4 बार चीट पढ़ते हो फिर लिखते हो, फिर 4 बार पढ़ते हो फिर लिखते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट छाटना है ना, इंपॉर्टेंट छाटने के लिए 4 बार 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा एक पैराग्राफ को। एक पैराग्राफ 3 बार 4 बार पढ़ा तो वैसे ही लर्न हो गया। अब क्या रह गया? ये प्रोसेस ही ऐसी है कि इसको बनाने के दौरान ही चीजें याद हो जाती है, फिर अलग से बैठ के करनी नहीं पड़ती। और जब मैं पेपर देता होता था ना, मुझे पूरे ऐसे चार्ट्स दिखते होते थे, सच बता रहा हूं आपको, ये झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को ये चार्ट्स विजुअलाइज होते होते थे कि यार इधर तो ये था, इस तरफ क्या था, अच्छा अच्छा हो। आर्टिकल 21 एक मुझे याद है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपका एक मेरे को क्वेश्चन आया था आर्टिकल 21 6 मार्क्स का, मुझे भूल रहा था वो क्वेश्चन। मैं पेपर लिखता 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 एकदम से वो चार्ट आ गया मेरे आगे, पूरा दिमाग के आगे। मैंने वहीं पेपर रोका, मैंने पहले आर्टिकल 21 का वो वाला क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार पर दिमाग में आ गया पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही चेक किया। तो वेरी हेल्पफुल, ये जरूर आप बनाओ शॉर्ट नोट्स। चलो डिफरेंस बिटवीन एमओए, आप बोलो जरा फटाफट से, एमओए एओए का डिफरेंस आप बोलो। एक बेसिस बना ले पहले, बेसिस। हाँ देखो, जब भी टेबुलर फॉर्म में बनाना बेसिस जरूर लिखना। पहला नेचर, नेचर क्या है? नहीं ना, एमओए कंपनी का चार्टर है। एमओए के अंदर कंपनी के कंपोजिशन लिखे है ना, कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है ना, जबकि एओए के अंदर कंपनी के ये तो एक नेचर हो गया ना। और रिलेशन बोल दो, रिलेशन। एमओए एक सुपीरियर या कह सकते हो फंडामेंटल है ना, या कह सकते हो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है ना, जबकि एओए सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब है सर एमओए मस्ट बी इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट, जबकि एओए इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट तो है ही, विद कंपनीज एक्ट एंड एमओए। और rumba rumba bumba bumba kumba kumba hamba hamba rectification, acts beyond MOA are ultra vires and cannot be ratified by shareholders. Yes or no? Ratified by shareholders. जबकि एमओए एओए रेटिफाई किया जा सकता है बाय इफ एक्ट डन बियॉन्ड articles by director can be ratified by shareholders. इतने बहुत है डिफरेंस।
एमओए एम से शुरू होता है, एओए ए से शुरू होता है। उसका बना सकती है ना, एमओए को तो कंपनी को अडॉप्ट ही करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। फिर टेबल का भी हो सकता है कि एमओए के एबीसीडी ई है, उसके एफजीएचआई है। एमओए का आईएनसी 33 है, उसका 34 है। मतलब फिर जब चीटिंग करने पे बच्चा आता है ना, तो रोने पे आ जाए तो इंटरप्रिटेशन वाला पॉइंट, ये एक अच्छा टाइप लिख लो, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बिजनेस डॉक्यूमेंट है, तो सॉरी पहले एमओए था ना, पहले एमओए था। एमओए एक, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट है ना, इट इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये सुनो। और है इंटरप्रिटेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन रीजनेबल होती है अकॉर्डिंग टू पर्पस, और इसकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्ट होती है। Just give me a minute, huh?